Everyone, I welcome you all in the first video of civics. My name is Anchal and we are going to cover the very first chapter of our book civics, that is equality. Okay, तो हम लोग equality के बारे में आज बात करने जा रहे हैं. That is your chapter 1, equality. Okay. इक्वालिटी से हमें नाम से ही समझ आ जाता है, जहां पर हम लोग इक्वल राइट्स, जहां पे हम हर एक चीज इक्वालिटी मतलब इक्वल चीजों की बात करें कि हाँ, अगर मुझे कोई किसी काम के लिए 100 रुपीज दे रहा है तो वही एक दूसरे इंसान को भी सेम काम के लिए 100 रुपीज मिले. दिस इज इक्वालिटी आई गेस. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई किसी जॉब के लिए जाता है एंड दो पर्सन है, दे हैव द सेम डिग्री एंड उनका माइंड सेम है, उनकी एक्टिविटीज सेम है, मतलब जहाँ पे वो दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज्यादा पेमेंट और किसी को कम पेमेंट मिलना चाहिए. तो जहाँ पे सबको सेम इक्वल राइट्स दिए जाए, जहाँ पे सबको सेम तरीके से देखा जाए, दैट इज टर्म्ड एज इक्वालिटी. तो अब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी डेमोक्रेसी में इक्वालिटी क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन फर्स्ट. तो इक्वालिटी इज एवरी पर्सन irrespective of race, gender, religion, caste. Okay, race, gender, religion, caste. ठीक है. They are treated equal in our Indian Constitution, irrespective of these 4 things जो मैंने अभी आपसे बोला. मतलब कि कोई किसी के कलर के लिए, किसी के रिलीजन के लिए, कोई जेंडर के लिए कि कोई मेल है या फीमेल है, एंड किसी के कलर पे हमें कभी भी किसी को अनइक्वल नहीं बोलना चाहिए कि ये हमारे बराबर नहीं है. ऐसा नहीं है. वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज किए हैं. द फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी एंड द अदर इज कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. First of all, let's talk about Constitution. Okay? It is the supreme law of our country. It is the supreme law of our country. It is basically a rule book consisting of 448 articles in different sections. Okay? 448 articles in different sections are discussed in the Constitution. We all know कि ये किसने दिया था. Who is known as the father of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. And who is the calligrapher of Indian Constitution? Calligrapher होते हैं जो Indian Constitution को जिन्होंने एक बुक का रूप दिया था, जिन्होंने वो लिखा था, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. जिस वो जीके आपको पता होना चाहिए. अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री. इसमें हमारे सारे लॉ, सब कुछ इसमें लिखा है. 448 आर्टिकल्स आर देयर इन डिफरेंट सेक्शन. ठीक है. ये आपका 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इट टुक अराउंड 3 years एंड इट वाज एन असेंबली ऑफ अराउंड 300 पीपल, जिसमें से जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो चेयरमैन थे हमारे, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे. इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, on which we celebrate our Republic Day. Okay? So next word की हम बात करते हैं डेमोक्रेसी. What is democracy? आपने डेमोक्रेसी की बहुत easy definition सुनी होगी. Democracy is a form of government which is by the people, for the people and of the people. इसका कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी कंट्री जिसमें सारी पावर्स, सब कुछ उसके लोगों के हाथ में होती है. ठीक है. इन द हैंड्स of the people of the country. Okay? मतलब कि सब कुछ हमारे हाथ में है. जिन लोगों से हम रूल करवाना चाहते हैं, आप कह सकते हो कि जो हम चाहते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है. विच वर्क फॉर अस, जो हमारे लिए काम करते हैं, वर्क फॉर अस एक्चुअली.
तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसमें सारी की सारी पावर्स कंट्री के लोगों के हाथ में होती है, राइट, बिकॉज वी हैव द पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इक्वालिटी की हमने बात करी। अब मैंने आपको इक्वालिटी बताया कि वी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, दैट इज द Now, moving on to the next topic, let's talk about an example of equality जो हम सभी के पास है, that is the universal adult franchisee। इसका मतलब आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एनी पर्सन हु इज 18 years or above, right? 18 years or above have the right to vote, which means to elect their representatives। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान, अगर वो रिच है, वो पुअर है, कोई भी, एनीवन कैन वोट, ओके। और अब आप भी सोच रहे होंगे कि कोई बहुत बड़ी बात है या नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में पूरी पावर है कि आपको किसी को इलेक्ट करना है या किसी और को करना है, ये आपकी मर्जी है। एंड ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो हिडन होता है। मतलब कोई आपको ऐसे देख नहीं सकता है कि अच्छा आप इसको नहीं वोट कर रहे हो, आप हमारी पार्टी को वोट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। एनी पर्सन, anyone who is 18 years of age or above have the right to vote. This is termed as universal adult franchisee। and ये universal adult franchisee हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ओके। ये इक्वालिटी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। इवन इफ इट इज अ डोमेस्टिक वर्कर और एन IPS और IAS, एनीवन, दे हैव द राइट टू वोट, ओके। और उन सभी को जाके एक लाइन में लगना पड़ता है, देन उनको अपने टर्न का वेट करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद वो अपना वोट करते हैं। आपके मामी पापा सब लोग वोट करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ओके। सो ये सब चीजें हमने बात की इक्वालिटी की। बट कहीं ना कहीं शायद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि अभी भी हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। मतलब इफ वी आर इक्वल और नॉट, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, या मे बी आप में से किसी ने इनइक्वालिटी फेस भी किया होगा अपनी लाइफ में। अगर नहीं किया तो बहुत 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 अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं हर कोई अपने लाइफ में फेस करता है इंडिया में। बाकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी तो उससे आपको शायद समझ आएगा, ओके। सो थोड़ी सी इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। The main reason of inequality in India is the caste system, okay? The caste system ये एक ऐसा मतलब सिस्टम है जो हमारी कंट्री में इसी की वजह से सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटी है। अब हम कास्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कास्ट सिस्टम आया कहाँ से। आप लोगों ने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रियास, शूद्रास, ये सब चीज आप लोगों ने सुनी होगी। ये पहले आया कहाँ से, ओके। तो सबसे पहले थोड़ा सा पहले की बात करते हैं हम लोग। पहले क्या होता था, राजा महाराजा से भी पहले की अगर मैं बात करती हूँ, जो लोग जैसा काम करते थे वो उनकी कास्ट हुआ करती थी, ओके। जो लोग जैसा काम करते थे वो उनकी कास्ट हुआ करती थी। बट जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन हम लोग आगे बढ़ते गए, जो जिस कास्ट का था वो उसी की कास्ट रह गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शूद्रा वेद पढ़ना चाहता था तो उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण्स थे जो वेद पढ़ते थे, क्षत्रिय थे जो फाइटर्स थे, ठीक है, वॉरियर्स थे। अब अगर कोई किसी का, जैसे मान लीजिए किसी फार्मर का बेटा है
एंड वो वेद पढ़ना चाहता है, वो बाहर से पढ़ के आया है, बट उसे स्टिल वो चीज करने नहीं दी जाती थी, ये बोल के कि तुम एक किसान के बेटे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम ब्राह्मण्स का है। तो ये जैसे जैसे ये गैप बढ़ता गया, ये कास्ट सिस्टम और ज्यादा बढ़ता गया। ठीक है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी इसकी वजह से है। जो हमारे यहाँ पे रिलीजन्स और ये सब का डिफरेंसेस हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको उससे समझ आएगा। ठीक है, रेस, कलर, रिलीजन, जेंडर एंड योर कास्ट। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कलर की। ठीक है, हम लोग पहले सबसे पहले कलर की बात करते हैं। कई जगह पे आज भी लोगों को ब्लैक्स एंड वाइट्स करके आज भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि सिर्फ कलर के बेसिस पे। ठीक है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, एंड इट इज डिनाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप किसी को ऐसे बोल देते हैं तो दे हैव द राइट टू हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ठीक है, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है कि आप एक रेसिस्ट हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, बिकॉज हम कलर के बेसिस पे किसी को जज करें, इट इज नॉट फेयर। ओके, नेक्स्ट इज रिलीजन। रिलीजन की मैं अगर बात करती हूँ तो रिलीजन में हर एक का अपना कल्चरल बैकग्राउंड होता है। ठीक है, हर एक का अपना कल्चरल बैकग्राउंड होता है, जो हो सकता है किसी दूसरे के लिए सही ना हो। ओके, तो मैं अभी किसी रिलीजन को डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस टाइप के रिलीजन की इनइक्वालिटी आप सभी लोग देखते होंगे। जैसे अगर कोई किसी के रेंट के लिए भी आता है तो सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, आपका नेम क्या है, आपका सरनेम क्या है, और अगर वो हमारे बैकग्राउंड के होते हैं तभी हम उनको रेंट पे देते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके मतलब आप अपने एग्जाम्पल्स में पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें वहां लिखी हुई हैं। कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके मैं जैसे आपको समझाना चाह रही हूँ कि इस टाइप की क्वालिटी आज भी हमारी कंट्री में है। Irrespective of the fact that we are given equality, we have been provided equality in our constitution, in our rule book. Okay, so next is the gender. Gender के बेसिस पे बहुत ज्यादा होती है, ये हम जानते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए। ठीक है, पहले बहुत 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 ज्यादा होती थी, आज के टाइम पे हम सब लोग एजुकेटेड हैं तो अब थोड़ा सा कम हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आज की डेट में भी मतलब लड़कियों को क्रिटिसाइज किया जाता है, नॉट इवन गर्ल्स ओनली। कई जगहों पे बॉयज को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, कई जगहों पे बॉयज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का, जो मैंने एक एग्जांपल पढ़ा था, एक रियल लाइफ एग्जांपल था, कि वो शेफ बनना चाहता था, बट उनके घर वालों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके घर वाले थोड़ा सा लो बैकग्राउंड से थे, वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्होंने उनको शेफ नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा ये तो लड़कियों का काम है, ये वो नहीं कर सकते। एंड ये काफी बड़ा बाद में लड़ाई उनके घर में हुई एंड ऑल दैट, काफी बड़ा एग्जाम्पल है, आप सबकी बुक्स में लिखा हुआ है, आप एक बार उसे पढ़ सकते हैं। देयर आर एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर कंट्री जो इनके बेसिस पे आज भी इनइक्वालिटी हमारे देश में है। ओके, तो कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जेंडर, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे आज भी इनइक्वालिटी है। एंड अगर आपको याद हो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो we'll discuss it here. अनटचेबिलिटी एक टर्म था फॉर दलित्स और शूद्रास। दलित्स एक वर्ड है जो लोअर कास्ट पीपल अपने लिए यूज करते थे पहले के टाइम पे। अब मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज आल्सो अ दलित, वो एक दलित फैमिली को बिलोंग करते थे, एंड स्टिल वो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए बिकॉज ही वांट्स टू चेंज हिज कंट्री। वो चाहते थे एक ऐसी कंट्री बनाना जहां पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले। ओके, सो ये अनटचेबिलिटी दलित्स के लिए था कि कुछ ऐसे हमारे टाइम में कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे कास्ट भी थी जो लोअर कास्ट पीपल को अपने वेल्थ के, मतलब एक पब्लिक वेल होता था जिसमें सिर्फ हाई कास्ट पीपल या हायर बैकग्राउंड से जितने भी लोग थे सिर्फ वो पानी ले सकते थे। अगर फॉर एग्जाम्पल बाई चांस किसी लोअर कास्ट पीपल ने वहां से पानी ले लिया
तो उस पे पता नहीं कौन सी पूजा एंड ये सब करके उसको शुद्ध कराया जाता था, बिकॉज वो ऐसा मानते थे कि ये इन्होंने हमें अशुद्ध कर दिया, इन्होंने हमें गंदा कर दिया। इस तरीके से लोगों की मेंटालिटी हुआ करती थी पहले के टाइम पे, बट ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पे नहीं है। तो ये सब चीजें हमें अपने मन में नहीं लानी है। ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट हम उसे ओबे नहीं कर रहे हैं। आज भी इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे इन बेसिस पे आज भी लोगों को इक्वल नहीं माना जाता है। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल आप अपने घरों में जैसे कभी डिस्कस करेंगे अपने दादा और दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। जब वो स्कूल में थे तो उन्हें स्कूल्स में हाई कास्ट पीपल या हाई कास्ट के बच्चों के जो बच्चे होते थे, जो जितने भी बच्चे होते थे वहां पे, उनसे अलग बिठाया जाता था, या फिर उन्हें जमीन पे बिठाया जाता था, या फिर गेट पे। ठीक है, उन लोगों से मतलब उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। ओके, अब अगर आप ये सोचो, अगर क्लास में सब बच्चे एक साथ बैठते हैं एंड आपको क्लास से अलग निकाल देते हैं, तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा, राइट? तो इसके बाद एक ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक बहुत अच्छे राइटर हैं, इज ए फेमस राइटर। उनकी एक स्टोरी है, उनकी एक नॉवल है, उनका नाम है जूटन, JOOTHAN। तो उसमें भी उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें स्कूल की सफाई कराई जाती थी, वो भी दलित फैमिली को बिलोंग करते थे, एंड कैसे उनको स्कूल से थोड़ा सा दूर, मतलब क्लास के बच्चों से अलग बिठाया जाता था, एंड पूरे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी, एंड ये सब चीजें उसमें लिखी है, कभी आप पढ़िएगा। एंड ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इक्वालिटी ने हमें क्या क्या राइट्स दिए हैं। सबसे पहला राइट है, एवरी पर्सन irrespective of his caste, religion, gender, race is equal। ठीक है, from a president to a domestic worker, everyone is equal in the eyes of the constitution। alright, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, untouchability has been abolished। untouchability has been abolished means ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर कोई इसे प्रैक्टिस करता है तो उन्हें अकॉर्डिंग टू लॉ उनको उनके ऊपर केस या ये सब हो सकता है। द नेक्स्ट इज, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आप इस बैकग्राउंड से हैं, आप इस फैमिली से हैं, आपका कास्ट ये है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक क्राइम है, इट्स अ क्राइम इन द आईज ऑफ लॉ, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद हम कुछ बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स, कुछ लॉज हमारे कुछ लोअर बैकग्राउंड लोगों के लिए रखे हैं, जिससे कि उनका स्टेटस इंप्रूव हो सके। पहले के टाइम पे उनका स्टेटस बहुत खराब था, वो बहुत पुअर थे, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज एंड कुछ स्कीम्स रखे हैं। लॉज की हम लोगों ने बात कर ली है, स्कीम्स की बात करते हैं। एक स्कीम आप लोगों ने सुनी होगी, मिड डे मील स्कीम, जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस बहुत कम होता है, आपको पता है, क्योंकि वहां पे बच्चों के लिए जो बच्चे आते हैं उनके पास ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस को अफोर्ड कर सके, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए अपने स्कूल्स रखे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स एंड ये सब उनको पढ़ाते हैं, एंड वहां पे मिड डे मील स्कीम होता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस मिड डे मील स्कीम, एंड इन 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट कि ये हर जगह पे यूज होना चाहिए, ये मिड डे मील स्कीम हर जगह पे लागू होनी चाहिए। ओके, तो मिड डे मील स्कीम में क्या था कि लोग बच्चों को अपने घर से कुछ लंच ये सब लाने की जरूरत नहीं है, लंच उन्हें स्कूल में ही दिया जाएगा।
राइट। ये गवर्नमेंट स्कूल की स्कीम है जिससे कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाई जा सके, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा पुअर फैमिली से होते हैं उन्हें या तो अपने घर जाना पड़ता था वापस लंच के लिए, एंड फिर वो वापस ही नहीं आते थे। ऐसा आपकी मतलब रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा गया है कि ऐसा एक्चुअली में था। कुछ बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। फिर ये मिड डे मील स्कीम के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, एंड इसमें क्या हुआ, बहुत सी दलित वर्कर्स को, दलित वुमेन्स को काम करने का मौका मिला, तो इस वजह से एक डिफरेंस कम हो गया। राइट। ऐसे करके हम लोगों ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को इम्प्रूव किया है, एंड आगे भी हम करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिर्फ इंडिया में ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं है, कुछ और कंट्रीज की बात करते हैं जहां पे ऐसा है, ऐसा था, सॉरी। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए में ऐसा था, कैन यू बिलीव दिस? यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन्स, ओके, ये वर्ड दिया गया था to the ancestors of Africans who were brought to USA, okay, as slaves। मतलब उनको अफ्रीका से लाया गया था यूएसए में एज स्लेव्स। वो लोगों को इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द लॉ, ओके। उनको लॉस के नजरों में ही अलग मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब आपको कोई लॉ ही बना दे कि भाई ये तो ऐसे ही है, इनके साथ हमें ऐसा ही करना है, तो वो कैसा फील होगा? उनको कहीं कोई पब्लिक टॉयलेट, कोई पब्लिक प्लेस पे जाने का कोई भी मतलब उनको इजाजत नहीं थी, या वो बिल्कुल नहीं जा सकते थे, उनको अलग रहना होता था। अगर कोई एक कोई अफ्रीकन अमेरिकन एक वुमेन थी, रोजा पार्क्स जिनका नाम था, वो अपने काम से एक बार इतना थकी हुई थी कि उन्होंने एक बस में एक अमेरिकन को सीट देने से मना कर दिया, बिकॉज ये लोग अलाउड नहीं थे कि उनके सामने बैठे, या तो उनको पीछे बैक सीट पे जाके बैठना होता था या वहां से उठ जाना होता था। रोजा पार्क्स ने अपनी सीट देने से उस अमेरिकन को मना किया, एंड उस दिन के बाद से सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ था इन यूएसए। मतलब इन लोगों के साथ इतना बुरा ट्रीट किया जाता था, इन्हें पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक पार्क्स कहीं जाने की कहीं भी जाने का मतलब इनको अलाउड नहीं था। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रांस। फ्रांस में ऐसा था टिल लुइस 16। इसमें तीन एस्टेट्स में चीजों को बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट में, फर्स्ट एस्टेट में होते थे जो राजा थे, राजा और उनके मंत्री। सेकंड एस्टेट में होते थे जो नोबिलिटीज, मतलब जो चर्च के जितने भी लोग होते थे वो सेकंड एस्टेट में थे। एंड थर्ड एस्टेट में देयर वर बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड एक्सेट्रा, सभी लोग उसमें आते थे थर्ड एस्टेट में। एंड थर्ड एस्टेट को वोट करने का राइट नहीं था, डू नॉट हैव द राइट टू वोट। ठीक है, ऐसी कई और कंट्रीज है जहां पे वुमेन्स को वोट करने का राइट नहीं था टिल 1980s तक भी। उन लोगों ने फाइट किया है, एंड देन उसके बाद उन लोगों को राइट मिला है टू वोट। ओके, एंड एक और हमारे पास कंट्री है अफ्रीका। इसके बारे में भी आप जानते होंगे, अबाउट नेल्सन मंडेला। हम अपने इंग्लिश की स्टोरी बुक्स में भी उनके बारे में पढ़ते हैं, राइट। वहां पे भी ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के लिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद से उन्होंने सभी को इक्वल राइट्स देने की सोचा था, मतलब उन्होंने ऐसा एक लॉ बनाया था जिसमें सभी लोग इक्वल होंगे, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर था। ओके, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 488 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स। तो उसमें से हमारा एक आर्टिकल 15 है, उसमें से हमारा आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15 which gives us the right that no person should be discriminated, no person should be discriminated। ठीक है, ये हमारा राइट है जो हमें आर्टिकल 15 देता है, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा,
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उतना जरूर पढ़ के रखिएगा. प्लीज मेक नोट्स ऑफ द चैप्टर. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ से निकाल सकते हैं अबाउट इनइक्वालिटी, बट स्टिल वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी बिलीव दैट वी हैव द डिग्निटी. ठीक है, वी हैव दैट डिग्निटी टू मेंटेन आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यूज, एंड आप दूसरे लोगों की भी वैल्यूज और उसको अपने ध्यान में रखिए कि आपको किसको रिस्पेक्ट करना है, सभी लोगों को एक जैसा आपको ट्रीट करना है. राइट, थैंक यू सो मच. होपफुली आपको ये समझ आया होगा. हैव अ गुड डे.